वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में बात करेंगे कि हाउ आई गॉट माय ग्रीन कार्ड। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। मेरा नाम संतोष कुमार भारती है। मैं बोस्टन मैसेच्यूसेट्स में रहता हूँ। बाय प्रोफेशन मैं रिसर्च साइंटिस्ट हूँ एंड केमिस्ट्री से मैंने पीएचडी किया है एंड देन आई मूव टू यूएस इन 2012। इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कि मैंने ग्रीन कार्ड कैसे फाइल किया, कब फाइल किया, क्या मिस्टेक्स किया, क्या चीज़ें मुझे नहीं करनी चाहिए थी या क्या और चीज़ें करनी चाहिए थी कि मेरा ग्रीन कार्ड जल्दी हो जाता। जो भी पर्सन EB1 कैटेगरी में ग्रीन कार्ड फाइल करने वाला है, करना चाहता है या जानना चाहता है उसके बारे में इस वीडियो को देख के काफ़ी कुछ चीज़ें आप सीख सकते हैं और जो मैंने मिस्टेक्स किया वो अवॉइड कर सकते हैं। एप्लीकेशन के टाइम पे क्या क्या प्रॉब्लम आई मुझे वो डिटेल में मैं बात करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट कि कैसे मैंने फाइल किया, कब फाइल किया। पिछले ब्लॉग में मैंने बताया था कि ग्रीन कार्ड का टाइप्स क्या होता है, क्या कैटेगरी होती है, क्या एलिजिबिलिटी होती है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आपको देखना चाहिए, बाद में भी देख सकते हैं। तो मैंने बताया था कि एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरी में एक होता है EB1 जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोफेशनल रिसर्चर एंड प्रोफेसर्स के लिए होता है। तो उसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरी 1, शॉर्ट फॉर्म में EB1 बोलते हैं। EB1 में दो कैटेगरी होती है, EB1A एंड EB1B। दोनों में एक ही डिफरेंस होता है। EB1A में आप खुद फाइल करते हो एंड EB1B में एम्प्लॉयर फाइल करता है आपके लिए। आप कहीं भी पोस्ट डॉक कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, आप बिना एम्प्लॉयर से परमिशन लिए आप EB1A कैटेगरी में फाइल कर सकते हैं। EB1B कैटेगरी में फाइल करने के लिए यूनिवर्सिटी कोई पोजीशन ओपन करती है, उसमें आपको हायर करती है और फिर वो एप्लीकेशन फाइल करती है। ये बताती है कि ये पर्सन मुझे ज़रूरी चाहिए, ही इज़ रियली क्वालिफाइड एंड वी नीड दिस पर्सन टू कंप्लीट द नेसेसरी प्रोजेक्ट्स। तो उसको बोलते हैं EB1B। मोस्ट ऑफ द लोग ये बोलते हैं कि EB1B कैटेगरी में रिजेक्शन का चांसेस कम रहता है। मेरे एक्सपीरियंस में जितना EB1A में रिजेक्शन देखा है मैंने EB1B में उतना ही रिजेक्शन देखा है। सो आई डोंट नो बट पीपल बिलीव कि EB1B यूनिवर्सिटी की तरफ से जाता है तो USCIS उसको ज़्यादा वैल्यू करता है। एलिजिबिलिटी में, क्वालिफिकेशन में कोई डिफरेंस नहीं होता है। मैंने अपना ग्रीन कार्ड फाइल किया EB1A कैटेगरी में खुद से, बिना एम्प्लॉयर के। EB1 कैटेगरी में फाइल करने के लिए आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा होना चाहिए। आपका रिसर्च प्रोफाइल, आप मैनेजर हैं, कोई भी आपका कैरियर है उसमें बहुत अच्छा प्रोफाइल होना चाहिए। जब मैं फाइल कर रहा था उस टाइम पे मेरा रिसर्च बैकग्राउंड क्या था उसके बारे में बताना जरूरी है। मेरी सारी एजुकेशन इंडिया से हुई है। बैचलर गाजीपुर PG कॉलेज है, बहुत छोटा सा कॉलेज है, वहाँ से किया है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मैंने केमिस्ट्री में मास्टर किया है। मेरा PhD इन केमिस्ट्री सेंटर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च है, SGPGI लखनऊ में, वहाँ से है। बट ऑफिशियली मैं रजिस्टर्ड था लखनऊ यूनिवर्सिटी में। देन आई केम टू जॉन हॉपकिंस इन 2012 एज ए पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च फेलो। 2017 में मैंने फाइनली ग्रीन कार्ड फाइल कर रहा था। उस टाइम पे मेरा साइटेशन था वो 350 से ज़्यादा था। फर्स्ट ऑथर पब्लिकेशन 6 से ऊपर थे। को ऑथर एंड मिडिल ऑथर मिला के अनदर 10 पब्लिकेशन था। तो टोटल मेरे पास 15 पब्लिकेशन थे। जॉन हॉपकिंस से मेरा केवल 2 या 3 पब्लिकेशन आया था, वो भी मिडिल ऑथर था या सेकेंड ऑथर। PhD एंड पोस्ट डॉक का जितना सारा पेपर था मेरा कैंसर मेटाबॉलिज्म के ऊपर पेपर था। जब 2012 में यहाँ पे आया था तो मेरा ये प्लान था कि मैं 2-3 साल 4 साल पोस्ट डॉक करूंगा एंड देन इसके बाद इंडिया में कोई पोजीशन लेके मैं वापस चला जाऊंगा। ग्रीन कार्ड क्या होता है इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। J1 वीजा क्या होता है, H1 वीजा क्या होता है, F1 L1, किसी भी वीजा के बारे में कुछ भी नहीं पता था। J1 पे बस मैं आया था। PhD से पहले मैंने इंडस्ट्री में काम किया था और मैं यहाँ आते ही 1-1.5 साल बाद बहुत अच्छा नहीं लगा था तो बहुत सारे मैं इंडस्ट्री में भी अप्लाई करना शुरू किया था J1 वीजा से। एंड देन बाद में रियलाइज़ किया कि J1 वीजा से आप इंडस्ट्री में नहीं जा सकते हैं। इंडस्ट्री में जाने के लिए आपको ग्रीन कार्ड होना चाहिए। मैंने अपने कुछ दोस्तों से पूछा ग्रीन कार्ड क्या होता है, कैसे अप्लाई करना चाहिए, क्या है। सो 2 मिसकंसेप्शन आया। एक कि ग्रीन कार्ड उनके लिए होता है जो सिटीजनशिप फाइल करना चाहते हैं, ग्रीन कार्ड उनके लिए ठीक होता है। मैं बोला मुझे तो सिटीजनशिप नहीं चाहिए भाई अमेरिका की, तो मैं क्यों फाइल करूं। ग्रीन कार्ड लेने के 5 साल बाद आप सिटीजनशिप फाइल कर सकते हैं, ये रिक्वायरमेंट है। बट ग्रीन कार्ड लेने के बाद सिटीजनशिप फाइल करना ही पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो आप ग्रीन कार्ड लेके ज़िंदगी भर रह सकते हैं। हमारी जो जॉन हॉपकिंस में प्रोफेसर हैं वो इंडिया से हैं, 30 साल से ग्रीन कार्ड पे हैं। वो सिटीजनशिप नहीं लेना चाहती, उनको इंडिया की सिटीजनशिप रखना है। दूसरा मिसकंसेप्शन ये था कि ग्रीन कार्ड EB1 कैटेगरी में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों के लिए मिलता है, हम लोग उसमें क्वालिफाई नहीं करेंगे। और EB2 कैटेगरी में 10 साल 12 साल का वेट टाइम है, तो क्यों $10,000 वेस्ट करना, उसमें क्या फ़ायदा। नहीं,
कोई भी पीएचडी है जिसके पास ठीक ठाक पब्लिकेशन है, साइटेशन है, दे कैन फाइल इन ईबी ऑन कैटेगरी। सो ये 2 मिसकंसेप्शन था जो मेरे अराउंड आया था और मैंने इसकी वजह से ग्रीन कार्ड के बारे में थोड़ा सोचना कम कर दिया। फिर मेरा दोस्त रघु, बहुत सारे ब्लॉग में आपने देखा होगा, रघु पीएचडी के बाद F1 ओपीटी पे काम कर रहा था। खत्म होने के बाद उसने डिसाइड किया कि नहीं, मैं ग्रीन कार्ड पे ही आगे यहाँ पे एम्प्लॉयड रहूँगा, मुझे J1 H1 पे नहीं जाना है। तो वो ग्रीन कार्ड फाइल करना शुरू किया बाई सेल्फ। तो उससे काफ़ी नॉलेज मुझे मिला और वो बोला कि नहीं, ग्रीन कार्ड ले लो, सिटीजनशिप लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन हट जाती है, कहीं भी जॉब कर सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। अगर ग्रीन कार्ड नहीं रहता है तो J1 पे हम लोग एक एम्प्लॉयर के पास या यूनिवर्सिटी में ही बाउंड रहते हैं। कि मोटिवेशन आया कि ओके, मुझे ग्रीन कार्ड फाइल करना चाहिए। अच्छा प्रोफाइल बनाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? पब्लिकेशन, मेरे पास इनफ पब्लिकेशन था। दूसरा चीज़ साइटेशन, जब प्लान कर रहा था फाइल करने का उस टाइम पे मेरे पास 250 से ज़्यादा साइटेशन था। थर्ड कैटेगरी थी कि रिव्यू करना। आप किसी के भी रिसर्च वर्क को आप जज करते हो एज ए रिव्यूअर इन द कॉन्फ्रेंस, एज ए रिव्यूअर इन द जर्नल्स, कि कोई भी आर्टिकल सबमिट करता है आप रिव्यू करते हो तो उसका जो ईमेल आता है, थैंक यू ईमेल की यू हैव रिव्यूड दिस आर्टिकल, उसका एक कॉपी रखना चाहिए। ये सब काम शुरू कर दिया। सो मेरे पास वो भी इनफ हो गया, लाइक 20-25 से ज़्यादा रिव्यू हो गए। अब बात करते हैं कि क्यों इतना डिले क्यों किया, क्या मिस्टेक किया जो आप लोगों को नहीं करना चाहिए। पहला तो बताया कि मिसकंसेप्शन, और दूसरी चीज़ आपके पास कम इन्फॉर्मेशन होना, और तीसरी चीज़ कई बार होता है कि इंडिया से पीएचडी करके यूएस में पोस्ट डॉक करने आ गए हैं तो ऐसे लगता है कि बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिए हैं, तो हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं और प्लानिंग थोड़ा कम कर देते हैं। बट हम लोग को बहुत प्री प्लान करना चाहिए, यहाँ रहे तो या वापस जाना है तो भी। एक तो फोर्थ एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन था डिले होने का कि जब हम लोग J1 पे आते हैं तो ईच एंड एवरी ईयर रिन्यू करते हैं और 1-1 साल का J1 मिलता है। ग्रीन कार्ड आप J1 से डायरेक्टली फाइल कर सकते हैं, अलाउड है, बट क्या होता है कि आपके पास लंबा J1 होना चाहिए। कि जब आप ग्रीन कार्ड फाइल करते हैं एंड सपोज दैट आपको 1 साल की बजाय 2 साल ग्रीन कार्ड में लग जाता है तो एटलीस्ट आपके पास 2 साल वैलिड J1 का स्टैंपिंग रहना चाहिए, डॉक्यूमेंट रहना चाहिए। जब मेरा 2.5 साल कंप्लीट हो गया तो अपने प्रोफेसर को बोला कि अब जो मेरा रेस्ट 2.5 साल का J1 बचा है वो आप एक ही साथ मुझे दे दो। सो 2.5 साल का जो बचा था एक ही बार मिल गया, स्टैंपिंग भी हो गई, तो मुझे 3rd ईयर्स में ग्रीन कार्ड फाइल करना चाहिए था। बट नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या होगी, मेरी और कंचन की लव मैरिज है, उसकी वजह से फैमिली में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी। हमारे फैमिली वाले बोल रहे थे जल्दी घर बनाओ, शादी करो। कंचन की फैमिली वाले रेडी नहीं हो रहे थे, वो सब ट्रबल चल रही थी। और मेरी मॉम को कैंसर हो गया, तब सारा दिमाग उधर शिफ्ट हो गया। माम का ट्रीटमेंट वगैरह कराना, हमेशा उनको देखना घर पे क्या हो रहा है। मेरी माम को अभी ये सब ट्रीटमेंट चल ही रहा था, तब तक बाद में पता चला कि कंचन के डैडी को भी कैंसर हो गया। फिर कंचन उधर परेशान हो गई, तो दोनों लोग हम लोग फैमिली में परेशान थे और शादी भी नहीं हुई थी। फिर इसके बाद मेरी मॉम एक्सपायर कर गई, उसके 6 मंथ बाद कंचन के डैडी एक्सपायर हो गए। मैंने ग्रीन कार्ड को इंपॉर्टेंस नहीं दिया था, तो अब ये सारी फैमिली चीज़ें आती गई तो और उसमें डिले करते गए कि अच्छा यार इसके बाद करेंगे, उसके बाद करेंगे। 15 में मेरे मॉम और कंचन के डैड का ऐसा हुआ, इससे हम लोग बाहर आए। कंचन की फैमिली रेडी हो गई कि हम दोनों को शादी करना चाहिए एक डेट फिक्स करके। इस सब के चक्कर में हमारे फैमिली वाले ने इतना रस कर दिया, प्रेशर डाल दिया कि नहीं अब करना ही करना है, और उस चक्कर में कंचन की जॉब चली गई। अब कंचन J1 पे थी अपने, अब वो J2 पे आना था, तो शादी के बाद फिर इंडिया गई और J2 करके आई। अब वो जॉबलेस हो गई, हम एक जॉब पे हैं, 5th ईयर में आ गए। ये फैमिली वाली प्रॉब्लम की वजह से भी और काफ़ी डिले हो गया। इसीलिए चीज़ें हम लोग को प्लान करनी चाहिए। फर्स्ट में 2.5-3 साल कुछ नहीं किया, जब सोचा करने के लिए तो 3rd या 4th ईयर में 5th ईयर में ये सारी फैमिली प्रॉब्लम आ गई। माय बेस्ट एडवाइस इज कि आप कुछ भी प्लान कर रहे हैं एक्स्ट्रा टाइम लेके प्लान करें, क्योंकि बहुत सारे फैमिली इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे अननोन एंड अनप्लान्ड एंड सडन इवेंट आ जाते हैं आपकी लाइफ में, उसकी वजह से चीज़ें डिले हो जाती हैं। तो इस बेटर है कि कुछ भी प्लान करें, एक्स्ट्रा टाइम लेके प्लान करना चाहिए। ग्रीन कार्ड फाइल करने वाला हूँ, ये 3rd ईयर में डिसाइड कर लिया था, बट स्टिल बहुत डिटरमाइन नहीं था। अगर डिटरमाइन रहता तो सारे प्रॉब्लम के साथ साथ भी जॉब चल रही थी, ग्रीन कार्ड भी फाइल कर सकता था, बट 100% ऑनेस्टली मैं फुली डिटरमाइन नहीं था। 5th ईयर में मेरी बॉस ने बोला कि J1 से तुम्हारा H1 कर देंगे, तो वेबर वगैरह लेने में डेफिनेटली बहुत टाइम लगता है, और स्पेशली आप यूपी से हैं, किसी छोटे से डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो वहाँ से वेबर निकलवाना लाइक रियली टफ हो जाता है। मुझे बहुत टाइम लग गया। एनीवे आई गॉट माई वेबर। 5th ईयर में मुझे J1 से H1 फाइल करना था, ग्रीन कार्ड भी फाइल करना था। उसी टाइम पे 2 मेजर इवेंट और हो गए अनप्लान्ड। 2017 में
H1 पे रेट्रोगेशन आ गया ट्रम्प गवर्नमेंट के अंडर में कि कोई भी पर्सन H1 नहीं फाइल कर सकता है। तो हमारे पास ये ऑप्शन था कि J1 से H1 नहीं फाइल कर सकते हैं तो मुझे कंट्री छोड़ के जाना पड़ेगा। और अनदर अनप्लान सडन इवेंट था कंचन की प्रेगनेंसी। उस टाइम पे सोचो कि कंचन प्रेग्नेंट है, ट्विंस के साथ प्रेग्नेंट है, ट्विंस में एयर ट्रेवल वगैरह रिस्ट्रिक्शन रहता है, यहाँ पे जॉब चली जाएगी, इंडिया जाना पड़ेगा, इंडिया में भी जॉब नहीं है। तब हमारे साथ स्टेप आ गया था ग्रीन कार्ड डायरेक्टली अप्लाई करो, हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो इंडिया में जाएंगे। कंचन प्रेग्नेंट थी तो प्रेगनेंसी में कि और ज़्यादा आप इमोशनल हो जाते हैं, तो उसको तो बहुत टेंशन हो गया अब था। तो मैंने बोला ओके हियर इज़ द प्लान। पहला प्लान ये कि ग्रीन कार्ड अप्लाई करते हैं। अगर ग्रीन कार्ड अप्लाई हो जाता है, अप्रूव हो जाता है, सेकेंड स्टेप डाल देते हैं, पेंडिंग भी रहेगा तो यहाँ पे रह सकते हैं अपने खर्चे पे। बॉस भी बोल रही थी हम सपोर्ट करेंगे। दूसरा, अगर नहीं होता है तो हम इंडिया चले जाएंगे, हमारी सेविंग है, आराम से इंडिया में रहेंगे, बट यू डोंट वरी। थर्ड ऑप्शन ये था कि यूरोप में या किसी और कंट्री में जॉब मैं सर्च करूं और वहां मूव कर जाऊं। तो मैंने अपने बॉस को बोला इमीडिएटली मैं ग्रीन कार्ड फाइल करूंगा या तो मैं कहीं जॉब सर्च करूंगा। तो बॉस बोले कि डोंट वरी, कोई हल निकल आएगा। तो मैंने बोला कि ग्रीन कार्ड तो मैं फाइल करूंगा, कुछ भी हो जाए। ग्रीन कार्ड में आपका रिसर्च प्रोफाइल, डिग्री और साइटेशन, रिव्यू, इस सब के साथ साथ एक और जो मेजर रिक्वायरमेंट होती है वो होती है रेफरेंस लेना। बड़े बड़े प्रोफेसर और रिसर्चर्स जो भी कोलैबोरेटर हैं, आपके जानने वाले हैं, जो लोग आपके रिसर्च पेपर को साइट करते हैं, उनसे आपको लेटर लेना होता है ग्रीन कार्ड में। कम से कम 4 लोग होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग 6 लोग और 8 लोग का लेटर चाहिए होता है, और वो लेटर रियली बड़ा और इम्पैक्टफुल होता है। जॉन हॉपकिंस से पहले किसी और ने मुझे पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च फेलोशिप ऑफर किया था नॉर्वे से। मैंने उनको कांटेक्ट किया कि आप क्या मेरे लिए आप लेटर लिख सकते हो। बोले हाँ मैं हैप्पीली लेटर लिख सकती हूँ तुम्हारे लिए। अब मैंने अपने प्रोफेसर को बोला कि आपके नेटवर्क में जो लोग हैं या कोलैबोरेशन में हैं, मैं उनको भी रीच करना चाह रहा हूँ कि वो हमारे लिए लेटर लिखें। तो बोले ठीक है, उन सबको ईमेल कर दो और मुझे भी सीसी कर दो। मैंने ईमेल किया सबको, 5-6 लोग रेडी हो गए, हाँ हम तुम्हारे लिए लेटर लिख देंगे। उन लोगों से कॉन्फ्रेंसेस में मैं मिलता भी था, जावेर को भी जानते थे, मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ तो मुझे भी जानते थे। रेफरेंस जो मैंने लिया था, 4 रेफरेंस लिया था, अच्छे अच्छे लोगों से लिया था। एक NMR इन बायोमेडिसिन जर्नल है, उसके चीफ एडिटर हैं और बहुत बड़े रिसर्च साइंटिस्ट हैं NMR में, उन्होंने एक दिया था। जावेर के भी हमारे बॉस के मेंटर भी हैं वो। और कुछ हमारी एरिया में 2 लोग और काम करते थे, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से, यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का से, उन 2 लोगों ने दिया था। और जो मेरी करंट बॉस थी, तो 4 लोगों का मैंने रेफरेंस दिया था ग्रीन कार्ड पिटीशन में। अब मुझे डिसाइड करना था कि ग्रीन कार्ड मुझे अपने से फाइल करना है या लायर के थ्रू फाइल करना है। आप अपने से भी फाइल कर सकते हो। ग्रीन कार्ड का पिटीशन बहुत लेंदी होता है तो काफ़ी लोग अपने से फाइल नहीं करते हैं। ये चेन एसोसिएट करके एक ऑर्गेनाइजेशन है और विक्टोरिया चेन उसकी हेड है, वो लोग ग्रीन कार्ड फाइल करते हैं और उनका सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है। तो उनको अपना CV और अपना रिसर्च प्रोफाइल भेजो, वो लोग इवेलुएट करके बताएंगे कि EB1 A कैटेगरी में फाइल हो सकता है या नहीं, या क्या सक्सेस रहेगा। मैंने उनको अपना CV, साइटेशन और रिव्यू वगैरह हर एक चीज़ के बारे में उनको डिटेल भेजा और वो लोग रिप्लाई किए कि हाँ तुम्हारा EB1 A कैटेगरी में हम लोग फाइल कर सकते हैं एंड तुम्हारा EB1 कैटेगरी में गारंटेड सक्सेस है। एसोसिएट वालों ने बोला कि उनकी लायर की फीस जो है $5500 रहेगी एंड प्लस जो USCIS में एप्लीकेशन फ़ी होती है वो लगेगा, वो मुझे देना होगा। तो मैंने बोला, तो उन्होंने 5500 से कम करके 5000 किया और बोला कि अगर मेरा पिटीशन रिजेक्ट होता है तो वो लोग दोबारा फ्री फाइल करेंगे एंड दोबारा भी रिजेक्ट होता है तो मेरा पैसा भी वापस दे देंगे, तो मेरा 0 लायर फीस लगेगी। तो हमारे प्रोफाइल से वो लोग इम्प्रेस थे कि मेरा गारंटेड हो जाएगा। तो ये मुझे ऑफर दिया था कि 5000 प्लस गारंटेड अप्रूवल। चेन एसोसिएट की जो इवेल्युएशन की ये सर्विस है ये फ्री है, लिंक नीचे रहेगा। कोई भी पर्सन चाहता है तो उनको अपना CV और डिटेल आप भेज दो और इवेल्युएट करके वो लोग बताते हैं। उनको अपना CV, रिव्यू और जो भी अवार्ड वगैरह है आपके पास सबका लिस्ट बना के भेजो, वो लोग इवेल्युएट करके बताएंगे। मैंने चेन एसोसिएट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। $2500 मैंने उनको पहले दे दिया और बोले कि $2500 जब पिटीशन फाइल होगी उस टाइम पे देना है। और उन्होंने एडवाइस किया कि मुझे जितना मैंने पोस्ट डॉक में, PhD में मैंने अपना रिसर्च प्रोफाइल है उसको 3-4 सेक्शन में डिवाइड करके एक समरी लिखूं। तो जैसे हम लोग PhD सबमिट करते हैं तो थेसिस की एक समरी हम लोग पहले सबमिट करते हैं यूनिवर्सिटी में एंड देन फुल थेसिस सबमिट करते हैं। तो ऑलमोस्ट ये कह लीजिए कि हमारे सारे रिसर्च प्रोफाइल का एक समरी बनाना था, लाइक 20 to 30 पेज का। मेरा रिसर्च प्रोफाइल बहुत मिक्स था। एक था एनालिटिकल मेथड डेवलपमेंट, एनालिटिकल टेक्निक्स का मेटाबॉलिज्म में एप्लीकेशन, क्लिनिकल डिजीज डायग्नोसिस, ये सारी चीज़ों में। और एक था जॉन हॉपकिंस में कंप्लीट कैंसर रिसर्च में, मॉलिक्यूलर इमेजिंग में काम। तो इस तरह मैंने 3 मेजर सेक्शन बनाया और
3 सेक्शन बना के अच्छा सा 30-35 पेज का मैंने अपना रिसर्च प्रोफाइल लिखा। और चेन को एक और लिस्ट देनी थी 6-7 रेफरेंसेज की। ये रेफरेंसेज हैं, ये लोग रेडी हैं हमारे ग्रीन कार्ड पिटीशन के लिए लेटर देने के लिए। चेन वाले ने हमारा रिसर्च प्रोफाइल पढ़ा और रिव्यूअर्स की रिसर्च प्रोफाइल देखा और तब वो लोग डिसाइड करते हैं कि इसकी प्रोफाइल के लिए कौन रिव्यूअर का लेटर ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा। उसके हिसाब से वो लोगों ने डिसाइड किया और बोला कि हम 4 से लेंगे और ये 4 लोग हैं। प्रोफेसर इतना बिजी होते हैं, ग्रीन कार्ड के लिए रेफरेंस लेटर लाइक 2-3 पेज का होता है, बहुत डिटेल में लिखना होता है, तो उनके पास लिखने का टाइम नहीं होता है, तो हम ही लोग को लिख के उनको देना होता है। वो लोग अपने हिसाब से मॉडिफाई करके साइन करके देते हैं। तो ये काम चेन एसोसिएट करता है। 30 पेज का जो मैंने समरी दिया था, चेन एसोसिएट वालों ने उसको पढ़ा और 4 लेटर डिज़ाइन किया और बोला कि इन चारों प्रोफेसर्स को भेजो और बोलो कि इसको पढ़ के जो भी मॉडिफाई करना है मॉडिफाई करें एंड उस पर साइन करके दे दें। ये सारी चीज़ें मल्टीपल टाइम्स चलती है क्योंकि हर एक एडिट्स को लायर अप्रूव करता है, हम अप्रूव करते हैं, प्रोफेसर जो लिखता है वो भी अप्रूव करता है। 2-3 बार सारे चैनल पे ये घूमता है और इसमें टाइम लगता है 2-3 महीने। मेरा ग्रीन कार्ड 140 का पिटीशन रेडी हो गया था। इसी बीच में H1 का रेट्रोगेशन था, वो हट गया, तो मेरा H1 भी फाइल हो गया। H1 अप्रूव नहीं हुआ था बट H1 फाइल हो गया था। तब सिचुएशन आ गई थी कि चलो H1 फाइल हो गया है, पेंडिंग स्टेटस है तो भी आप कंट्री में रह सकते हो, सैलरी नहीं मिलेगी बट अपने खर्चे पे रह सकते हो, अलाउड है। ग्रीन कार्ड फाइल कर रहा हूँ तो H1 अप्रूव नहीं हुआ, इसका मतलब मैं डायरेक्टली J1 से ग्रीन कार्ड फाइल कर रहा हूँ। अभी भी मेरे J1 में 2 महीने टाइम था। ग्रीन कार्ड का पिटीशन रेडी हो गया, फाइल करने वाला था, पिटीशन हम लोग भेजने वाले थे और तभी H1 का अप्रूवल आ गया। लायर से मैंने बोला कि H1 का अप्रूवल आ गया तो क्या लगाना है, तो बोला ठीक है H1 का भी लगा देते हैं। मैंने प्रीमियम प्रोसेसिंग फाइल किया था, तो प्रीमियम प्रोसेसिंग में आपको $1250 ज़्यादा देना पड़ता है, तो उसका फ़ायदा ये रहता है कि आपका डिसीजन इमीडिएटली 2 वीक्स के अंदर ही आ जाता है। बट बहुत सारे लोग और लायर भी ये बोलते हैं कि प्रीमियम प्रोसेसिंग नहीं फाइल करना चाहिए क्योंकि प्रीमियम प्रोसेसिंग में रिजेक्शन का चांसेस थोड़ा ज़्यादा होता है। मैंने बोला मुझे साल भर वेट नहीं करना है, मुझे प्रीमियम प्रोसेसिंग चाहिए, आई वॉन्ट डिसीजन एज सुन एज पॉसिबल। सो मेरा पिटीशन गया प्रीमियम प्रोसेसिंग के साथ में, इमीडिएटली 2 वीक्स के अंदर डिसीजन आ गया कि मेरा ग्रीन कार्ड अप्रूव हो गया। अब मुझे 485 फाइल करना था, मेरा 140 अप्रूव हो गया, H1 भी अप्रूव हो गया। कंचन की प्रेगनेंसी 2nd ट्राइमेस्टर में थी। अगेन यहाँ पे मैंने क्या मिस्टेक किया, मुझे लगा कि चलो अब जॉब चल रही है, सैलरी आ रही है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ग्रीन कार्ड का जो 485 एप्लीकेशन होता है थोड़ा आराम से फाइल करते हैं, अभी कंचन के ऊपर और प्रेगनेंसी के ऊपर फोकस करते हैं। अगेन मैंने मिस्टेक किया क्योंकि फ्यूचर में क्या होगा आपको पता नहीं है। तो मैं रिलैक्स हो गया कि चलो लेट्स फोकस ऑन द प्रेगनेंसी एंड जॉब। प्रेगनेंसी में मैं रियली इन्वॉल्व हो गया था। कंचन का खाना पीना, एक्सरसाइज, ईच एंड एवरीथिंग वाज लाइक कंट्रोल्ड बाय मी। जनवरी में समर समीर पैदा हुए, सिजेरियन हुआ, फिर इसके बाद समीर को अनदर हॉस्पिटल में काफ़ी दिन रुकना पड़ा। समीर का वेट भी कम था तो घर पे भी बहुत केयर करना था, प्लस इंडिया से कोई नहीं आ पाया था, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें एक साथ चल रही थी। उसी टाइम पे न्यूज आया कि मार्च के एंड से ग्रीन कार्ड के 485 एप्लीकेशन पे रेट्रोगेशन लगने वाला है। सो रेट्रोगेशन का सिंपल मतलब होता है कि कोई भी न्यू एप्लीकेशन नहीं ली जाएगी, जो भी ओल्ड एप्लीकेशन है उसी पे प्रोसेस होगा। मैंने 485 फाइल नहीं किया था, तो मेरे पास 1.5 मंथ था कि 2nd एप्लीकेशन फाइल करूं। 2nd एप्लीकेशन में डॉक्यूमेंटेशन होता है और उसमें मैंने डिसाइड किया था कि खुद से मुझे फाइल करना है, घर पे भी देखना है, जॉब भी करना है, प्लस ग्रीन कार्ड का एप्लीकेशन फाइल करना था। किसी तरह मैं करते करते जो रेट्रोगेशन की डेडलाइन थी उससे 2 दिन पहले मेरा एप्लीकेशन मैंने सबमिट कर दी। ट्रम्प की वजह से अब इतना कियास हो गया था। EB1 कैटेगरी में कभी बैकलॉग नहीं रहता है, बट उसमें भी बैकलॉग क्रिएट हो गया था। मार्च के एंड में मैंने 485 डाला। मई के आसपास मेरा इंटरव्यू कॉल किया गया, बायोमेट्रिक्स, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन वगैरह हुआ एंड जून जुलाई में मुझे EAD एंड पेरोल डॉक्यूमेंट मिल गया और मैं H1 पे था। EAD एंड पेरोल डॉक्यूमेंट रहता है कंट्री से बाहर आने जाने के लिए, उसको भी एक्टिवेट नहीं कराऊंगा क्योंकि अगर उसको एक्टिवेट कराऊंगा तो मेरा H1 इनवैलिड हो जाएगा और फ्यूचर में ग्रीन कार्ड में प्रॉब्लम आएगी कुछ, तो मैं आउट ऑफ स्टेटस हो जाऊंगा। तो दैट वाज द प्रॉब्लम। सो आप दोनों बिना एक्टिवेट किए ग्रीन कार्ड की EAD और पेरोल डॉक्यूमेंट रख सकते हैं और H1 पे आप काम कर सकते हैं। ग्रीन कार्ड की EAD पे आप जॉब चेंज कर सकते हैं, बट मैं जॉब नहीं चेंज कर रहा था क्योंकि कंचन, समर समीर सब लोग हमारे ऊपर डिपेंडेंट हैं। मुझे लगा था कि साल भर के अंदर ग्रीन कार्ड आएगा, साल भर हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, ग्रीन कार्ड नहीं आया। 2.5 साल बाद मुझे नोटिस आई कि 485 का एप्लीकेशन मेरा डिनाई किया जा रहा है क्योंकि उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट नहीं हैं और मैं J1 से
H1 नहीं कन्वर्ट किया हूँ, J1 से अभी आउट ऑफ स्टेटस हूँ। और ये प्रॉब्लम ये होती है कि जब आपका एप्लीकेशन 2.5 साल 3 साल वहाँ पे रहता है तो बहुत बार ऑफिसर चेंज हो जाते हैं, तो वो अगर ठीक से नहीं देखते हैं, कुछ मिस कर गए तो इस तरह की नोटिस आ जाती है। तो मैंने फिर लायर हायर किया, $1500 लायर फीस दिया और उसको रिप्लाई किया कि भाई हमारा H1 है, J1 है, J1 वेबर डॉक्यूमेंट है। अगेन फिर सारे डॉक्यूमेंट अटैच किया, सारी टाइमलाइन उसमें बताया एंड 2 पेज का लेटर लिख के उसको सबमिट किया। अनदर नोटिस आ गई कि आपका एप्लीकेशन 2 साल से ज़्यादा पुराना है, तो आपका जो मेडिकल है वो एक्सपायर कर गया है, तो वी नीड अगेन मेडिकल एग्जामिनेशन चाहिए आपका। फिर मुझे USCIS अप्रूव डॉक्टर के पास जाना पड़ा, उसको 250-300 फीस देनी पड़ी, सारे टेस्ट का फीस देना पड़ा और वो सारी रिपोर्ट दोबारा सबमिट करना पड़ा कि दिस इज़ माई मेडिकल रिपोर्ट। उसके बाद जाके तो मेरा ग्रीन कार्ड अप्रूव हुआ एंड मेरा ग्रीन कार्ड आया। 2017 अगस्त में मेरा अप्रूव हुआ था। अगर उसी टाइम पे इमीडिएटली मैं अपना 45 फाइल कर देता तो 6 मंथ के अंदर अंदर मेरे पास फाइनल ग्रीन कार्ड आ जाता। मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो गया, रिट्रोगेशन के टाइम पे फाइल किया तो बैकलॉग में चला गया और फिर इसको अप्रूव होने में 3 साल लग गया। 3 साल वेस्ट हुआ है, जस्ट वेस्ट हुआ है। मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। टिप्स नंबर 1, प्लान अहेड। आपको पता नहीं है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो कोई भी चीज़ें प्लान करनी चाहिए, पहले प्लान करनी चाहिए। और कोई फैमिली इवेंट, कोई इमरजेंसी चीज़ें आती हैं तो भी इस चीज़ को कंटिन्यू रखना चाहिए। थोड़ा सा डिले होगा, स्लो होगा, बट अगर आप डिटरमाइन हैं, प्लान करके कर रहे हैं तो आपका टाइम नुकसान नहीं होगा। टिप नंबर 2, आपको इंडिया वापस जाना है, नहीं जाना है, आप कंफ्यूज हो, इस चीज़ को साइड में रख के आपको ग्रीन कार्ड फाइल करना चाहिए। अगर आप 5 साल से ज़्यादा रहने वाले हैं तो ग्रीन कार्ड फाइल करना चाहिए। ग्रीन कार्ड को आप जस्ट एक वीज़ा की तरह ट्रीट करें, फ्रीडम वीज़ा की तरह। आप J1 पे आते हो, H1 पे आते हो तो आप बाउंड रहते हो, उस प्रोफेसर से हमेशा डरते रहते हो, आज टर्मिनेट कर दिया तो मुझे कल इंडिया जाना पड़ेगा, आज टर्मिनेट कर दिया तो मेरी जॉब नहीं रहेगी। तो ये सारा जो डर है ना, वो ग्रीन कार्ड पर ख़त्म हो जाता है। आप जब मर्जी एम्प्लॉयर चेंज कर सकते हो, जब मर्जी आप बिना जॉब का भी रह सकते हो, इंडस्ट्री में जा सकते हो, कहीं भी कुछ भी कर सकते हो, कोई बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। बट J1 पे, H1 पे, F1, L1 ये सब वीज़ा पे आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो इसलिए आपको सिटीजनशिप चाहिए या नहीं चाहिए, इंडिया जाना है नहीं जाना है, डजेंट मैटर, बट आपको 5 साल से ज़्यादा रहना है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको ग्रीन कार्ड तीसरे साल में, दूसरे साल में फाइल कर देना चाहिए। टिप नंबर 3, आप ग्रीन कार्ड फाइल करने के लिए $10,000 से ऊपर लगता है। तो इस चीज़ को लेके बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि यार इतना इन्वेस्ट करूं नहीं करूं, अगर 2 साल बाद जा रहा हूं नहीं जा रहा हूं। वो चीज़ आप सेकेंड या थर्ड ईयर में डिसाइड कीजिए। बट CV को इम्प्रूव करने वाला काम आपको फर्स्ट डे से ही शुरू करना चाहिए। 2 साल बाद ग्रीन कार्ड फाइल करने वाले हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, उसको 2 साल बाद डिसाइड कीजिए। बट ये इम्प्रूव करने वाला काम अभी शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये तो हमें कहीं भी फ़ायदा करेगा, ग्रीन कार्ड के लिए भी, अपने रिसर्च प्रोफाइल के लिए भी फ़ायदा करेगा। तो ये इमीडिएट शुरू कर देना चाहिए। जो लोग इंडिया से PhD करके यहाँ पोस्ट डॉक करने आए हैं, उसमें से मोर देन 99% लोगों का यही प्लान रहता है कि 3-4 साल हम पोस्ट डॉक करेंगे, कुछ पैसे बनाएंगे, कुछ एक्सपीरियंस लेंगे एंड देन आई विल गेट बैक टू द होम कंट्री और वहाँ पे अच्छी पोजीशन लेंगे। बट 4 साल होते होते वो रिवर्स हो जाता है। मोर देन 99% लोग यहाँ रहने का प्लान करते हैं और 1% लोग जाने का सोचते हैं। उसके पीछे मल्टीपल रीजन है, बहुत सारे पर्सनल, प्रोफेशनल, और इंडिया में जॉब पाना डेफिनेटली यहाँ के कंपेरिजन में टफ है, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है। कहना ये चाह रहा हूँ कि डोंट नो द फ्यूचर, कि आप फ्यूचर में वहाँ पे जाएंगे, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी ये नहीं पता है। तो आप ग्रीन कार्ड के लिए भी प्रिपेयर हो सकते हैं, फाइल कर सकते हैं। और जो नहीं कि ग्रीन कार्ड के बाद आप इंडिया नहीं जा सकते, ग्रीन कार्ड के बाद भी बहुत सारे लोग छोड़ के ग्रीन कार्ड इंडिया चले जाते हैं। और एक जो मेजर मेरे में भी और सब लोगों में मैंने देखा है, प्रोक्रास्टिनेशन, चीज़ों को डिले करना। अरे यार अभी ये है, बाद में करेंगे, अभी फैमिली इवेंट है, इतना क्या इम्पोर्टेंट, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, एंड देन वी एंड अप इन रियली वर्स्ट सिचुएशन। मैं 2.5 साल तक कंफ्यूज था, तीसरे साल डिसाइड किया कि मुझे करना है। फिर इसके बाद तीसरे साल में मुझे फैमिली प्रॉब्लम आ गई, माम की, कंचन की, डैड की। चौथे 5वें साल में जाते जाते हम लोग की शादी की आ गई। शादी के आते आते कंचन की जॉब चली गई। तो मुझे लगा कि तीसरे साल अच्छा टाइम नहीं, चौथे साल अच्छा रहेगा, चौथे साल नहीं 5वें साल में अच्छा टाइम रहेगा। एंड देन जब 5वें साल में आया तो उस टाइम पे H1 पे रेट्रोगेशन, प्रेगनेंसी एंड ईच एंड एवरीथिंग, सो और वर्स सिचुएशन आ गई। उसके बाद भी मैंने ध्यान नहीं दिया। 17 अगस्त में मेरा अप्रूव हुआ, इमीडिएटली मुझे अप्लाई करना चाहिए था 45, बट अगेन मैं सोचा ओके चलो पहले प्रेगनेंसी पे फोकस करते हैं। एंड देन जाके फरवरी मार्च में और वर्ष सिचुएशन आ गई कि 2 बच्चे हैं घर पे, कंचन की जॉब है, मेरी जॉब है, दोनों बच्चों को देखना है, कोई और सपोर्ट नहीं है, और उस टाइम पे फिर फाइल करना है। 17 अगस्त में फाइल करता तो वो सिचुएशन ज़्यादा
ठीक थी। फरवरी मार्च में जो मैंने फाइल किया 2018 में, वो और वर्स थी। देखो तो मैं हमेशा सोचता था कि अच्छा टाइम आ जाएगा, बाद में अच्छा टाइम आएगा, उस टाइम पे फाइल करूंगा, तो मेरा टाइम अच्छा नहीं आया और वर्स होता गया। तो डिले नहीं करना चाहिए, और टाइम, द बेस्ट टाइम इज यू स्टार्ट नाउ। इस सब डिले की वजह से मेरा 3 साल वेस्ट हुआ ग्रीन कार्ड वेट करने की में। ग्रीन कार्ड आया, फिर इसके बाद हम लोग जॉब सर्च करना शुरू, कंचन मूव कर गई, अब हम भी इंडस्ट्री में मूव करना चाह रहे हैं। डिले किया तो पोस्ट डॉक वाली सैलरी मिलती है, आप इंडस्ट्री में जाते हो तो सैलरी डबल हो जाती है, ज़्यादा मिलती है। तो अगर आप देखो तो 3 साल में मैंने बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट किया है। क्यों? सिंपली मैं डिले कर रहा था। तो फाइनेंशियल लॉस भी होता है। कुछ लोगों के दिमाग में क्यूरियस होगा कि मैं दिखाऊं कि ग्रीन कार्ड कैसा होता है। अब वीडियो में ग्रीन कार्ड इसलिए नहीं दिखाना चाह रहा हूं क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे जाती है, ग्रीन कार्ड का नंबर वगैरह, तो उसको बहुत सारे स्कैमर मिसयूज करते हैं। ग्रीन कार्ड एक जस्ट ड्राइविंग लाइसेंस की तरह होता है, हल्का सा ग्रीनिश कलर का होता है, दैट्स ऑल। उस पर एक नंबर होता है जो हर पर्सन को डिसाइडेड होता है, और उसमें कुछ खास नहीं होता है। ग्रीन कार्ड की वैल्यू होती है, ग्रीन कार्ड मिलने के बाद आप किसी भी कंपनी में काम कर सकते हो, कहीं भी जा सकते हो यूएस के अंदर। एंड जैसे अभी कोरोना के टाइम पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है विजिटर्स को, वीज़ा पे इंडिया से कोई नहीं आ सकता सर्टेन केसेस में, बट ग्रीन कार्ड के लोग कभी भी आ जा सकते हैं। यहाँ जॉब चली गई तो भी यहाँ रह सकते हैं। ग्रीन कार्ड के बाद आप सिटीजन की तरह बहुत सारी चीज़ें अवेल कर सकते हो, नॉट 100% बट यू कैन अवेल लाइक अ लॉट ऑफ फैसिलिटी, और किसी भी एरिया में आप जॉब कर सकते हो। डिफेंस, सीक्रेट सर्विसेज और कुछ स्पेशल जो गवर्नमेंट जॉब है उसको छोड़ के आप बहुत सारे जॉब में काम कर सकते हो। जैसे एफडीए भी गवर्नमेंट के थ्रू है, एफडीए में जॉब कर सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगर आप पीएचडी हैं और EB-1A कैटेगरी में फाइल करना चाहते हैं तो आपका अपना CV प्रोफाइल, रिसर्च प्रोफाइल कैसे बिल्ड करना चाहिए, कितना रहेगा तो इनफ है, नहीं है, कितना रिस्क लेना चाहिए आपको। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। एंड अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू लेटर।